या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील महेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, अभय, जिज्ञासा, प्रकृति प्रेम, आत्मविश्वास एवं आशा की अपार सफलता के बाद छठे मानवीय मूल्य स्वच्छता की द्वितीय कड़ी में आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए RR ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 20 राज्यों, लगभग 110 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आज आप सभी जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है। इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सबके समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2,13,062 स्टूडेंट्स, 3,655 टीचर्स, 2,860 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्चूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आज के वेबिनार में जिन गणमान्य अतिथिगणों एवं शिक्षाविदों की गौरवमयी उपस्थिति है, उन सभी के परिचय से आप सभी को परिचित कराते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर सुशील चंद्र गुप्ता जी। आप प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के संस्थापक निदेशक हैं, साथ ही आप एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा के प्रेसिडेंट हैं। आप श्री की गौरवमयी की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती ज्योति अपर्णा जी। आप भवन श्री रामकृष्ण विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, श्रीमती ज्योति अपर्णा जी। आप भवन श्री रामकृष्ण विद्यालय की प्रिंसिपल हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं। नमस्ते मैम। विदुषी, एनी प्रॉब्लम? आई कांट सी। No भाभी, she is spotlighted. I can't see actually. और शिक्षा के क्षेत्र में आपका 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते।
हमारे आज के वेबिनार के प्रमुख वक्ता जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर यंग एनर्जेटिक डॉक्टर नागपाल सिंह। थैंक यू सो मच। स्वागत आप सबका। थैंक यू। हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई हमारे देश की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका एवं ट्रस्टी आदरणीय डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी। वेलकम चीनू मैम। जाने माने शिक्षाविद जिन्हें 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO डॉक्टर नारायण AB अय्यर। आदरणीय श्री राजेश राठौड़ जी, आप जम्मू की द श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आदरणीय श्री राजेश राठौड़ जी, और आपने प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIM अहमदाबाद, IIM कोझिकोड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन, MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया जैसे शीर्ष अमेरिकी विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए गए हैं, और आप पिछले 5 वर्षों से हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एडवाइजरी काउंसिल में भी रहे हैं। वेलकम राजेश सर। Yeah, Bhabhi, he is spotlighted. Let's go ahead. Actually, मुझे डॉक्टर नारायण दिख रहे हैं, so I can't connect actually. Yeah. Okay. वेलकम डॉक्टर राजेश। डॉक्टर कुणाल आनंद सर, आप उधमपुर की दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आप जम्मू सहयोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के महासचिव हैं। आप ग्लोबल टॉक एजुकेशन फोरम भारत के राष्ट्रीय संचालन प्रमुख हैं। चार्ल्स पॉटर सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च के सचिव हैं। शिक्षण प्रशासन, स्टाफ प्रशिक्षण, संचालन, छात्र संबंध, कैंपस प्रबंधन, कैंपस संचालन और स्कूल के प्रबंधन में आपका 17 वर्षों का अनुभव है। आपको टाइम्स नाउ द्वारा प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के हाथों से भारतीय शिक्षा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कुणाल आनंद। Abhi is not present. आदरणीय श्रीमती धारा रतन जी, आप मुजफ्फरनगर की शारदेन स्कूल की संस्थापक प्रिंसिपल हैं और दिल्ली की शारदेन किड्स की निदेशिका हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप NCERT के मार्गदर्शन में IIT दिल्ली से अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग में व्यापक रूप से प्रशिक्षित हैं। आपको CBSE द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने असेसमेंट ऑफ एविडेंस के रूप में CBSE की सहायता की है। आपको तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति जी ईरानी द्वारा सम्मानित किया गया है। वेलकम तारा मैम। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय श्रीमती मनीषा सिंधे जी, आप घाटकोपर की स्वामी शमानंद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की ट्रस्टी हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। वेलकम मनीषा मैम। आदरणीय श्रीमती शिल्पा तलवार जी, आप वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आप पिछले 30 वर्षों से जूनियर कॉलेज में फिजिक्स सिखा रही हैं। आपकी योग और ध्यान में बहुत रुचि है। वेलकम शिल्पा मैम। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्री किशोर जानी जी, आप सूरत की श्रीमती
रक्षणी बेन सीताराम माधव जी पूनावाला सार्वजनिक एक्सपेरिमेंटल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आप एनसीसी के प्रशिक्षण में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। वेलकम किशोर सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्री संजय पाटिल जी, आप दहीसर की विद्याभूषण हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आदरणीय श्री संजय पाटिल जी, वेलकम सर। He's not there, Bobby. आदरणीय श्री जयराम पाटिल जी, आप कल्याण की सरस्वती मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 27 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वेलकम जयराम सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्री सतीश औती जी, आप काजूपाड़ा की मुंबई पब्लिक म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपको प्रतिष्ठित संस्थानों से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सतीश जी, प्लीज ऑन योर वीडियो। वेलकम सतीश सर इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्रीमती जैकलिन लॉप्स जी, आप मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोद देव की हेडमिस्ट्रेस हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। वेलकम जैकलिन मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्रीमती जिग्ना खोयानी जी, आप एंकरवाला एजुकेशन एकेडमी की मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव व एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। आप विभिन्न संस्थानों में 2004 से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको रीथिंक फाउंडेशन द्वारा एजू वॉरियर से सम्मानित किया गया है। आपने सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल में शारीरिक मानसिक रूप से बच्चों को भरतनाट्यम सिखाया है। वेलकम जिग्ना मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Atma Namaste to all. थैंक यू मैम। आदरणीय श्रीमती हेमलता कुर्लेकर जी, आप अंधेरी की गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की कोऑर्डिनेटर हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है। आप गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में पिछले 15 वर्षों से कोऑर्डिनेटर और सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। वेलकम हेमलता मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्रीमती रीना बैरल जी, आप ओडिशा की लिटिल हार्ट स्कूल की निदेशिका और प्रिंसिपल हैं। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद और शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से अपनी अमूल्य सेवाएं दे रही हैं। वेलकम रीना मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी, आप मथुरा के संकल्प क्लासेस के संस्थापक हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में 15 वर्षों से कार्यरत हैं। आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत रुचि रखते हैं। आप नवचेतन एनजीओ के मुख्य सचिव हैं जो गरीब बच्चों के उत्थान के लिए काम करता है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, प्लीज कंटिन्यू। आदरणीय डॉक्टर रीना अग्रवाल जी, आप श्री श्याम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्षा हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 13 वर्षों का अनुभव है। आप राजीव इंटरनेशनल स्कूल में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रही हैं और आप कई सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हैं। आदरणीय डॉक्टर रीना अग्रवाल जी। आदरणीय श्री अशोक गोयल जी, आप भारत विकास परिषद पश्चिम क्षेत्र के संपर्क विभाग के क्षेत्रीय सचिव हैं। आप जन कल्याण समिति, वनवासी कल्याण आश्रम और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। आप केशव सृष्टि की प्रकल्प समिति के सदस्य रह चुके हैं और आप पिछले 40 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। वेलकम अशोक भैया, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। और एक विशेष बात की उनके साथ श्रीमती अंजू जी गोयल बैठी हैं और हेम वर्चूज में जो कविताएं आप सुन रहे हैं उसमें इन्हीं की आवाज है, इन्हीं की मीठी मधुर आवाज है। वेलकम अंजू जी, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय श्रीमती सुनीता राठी जी, आप गीता परिवार धुले की अध्यक्षा हैं और आप गीता परिवार के साथ पिछले 22 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और आप धुले में प्रत्येक रविवार को बाल संस्कार केंद्र का आयोजन करती हैं। वेलकम सुनीता मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के क्रिएटर आदरणीय श्री राजीव भार्गव जी। नहीं है मैडम। हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में वेदों के गुणतम ज्ञान को सरलतम एवं वैज्ञानिक विधि से समझाने वाले वेदों के परम ज्ञानी वेदाचार्य
आदरणीय श्री बालकृष्ण दवे जी, हेमा फाउंडेशन गुजरात के अध्यक्ष एवं जाने माने वास्तु विशेषज्ञ आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई पांचाल जी, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं बच्चों को टेक्नोलॉजी से परिचित कराने वाली क्लोन फ्यूचरा की सीईओ श्रीमती विदुषी डागा, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चुअस लर्निंग रेवोल्यूशन में एक्टिविटीज के थ्रू नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली प्रिय हेतल देसाई, हेमा फाउंडेशन महाराष्ट्र सह सचिव भारत विकास परिषद घाटकोपर के अध्यक्ष श्री धीरज सोनार, नमस्कार सभी को। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के सभी गणमान्य अतिथिगण, और अब बात करते हैं हम आज के वेबिनार के विषय की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हमारा आज का विषय है रीस्ट्रक्चरिंग द लर्निंग, यानी सीखने का पुनर्गठन, यानी शिक्षा का नवीनीकरण। शिक्षा से हमारा अभिप्राय केवल संख्याओं, आंकड़ों, इतिहास, भूगोल और विज्ञान आदि के ज्ञान से संबंधित नहीं है, बल्कि सच्ची शिक्षा वो है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक स्वस्थ मानसिकता को जन्म दे। हम अपने मस्तिष्क में बाहरी ज्ञान को जितना चाहे समाहित कर लें, लेकिन जब तक वो हमें स्वयं का और अपनी अंतरात्मा का ज्ञान नहीं होगा, सब कुछ व्यर्थ है। शिक्षा वही सफल है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए और हमें सत्य और असत्य के मध्य अंतर करना सिखाए, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान स्वयं खोज पाएं और जीवन में निर्भीक होकर आगे बढ़ पाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी शिक्षा हम कहां से पाएं? क्योंकि और सभी चीजों का ज्ञान तो हमें पुस्तकों और ग्रंथों में मिल जाता है, लेकिन ऐसी कोई पुस्तक या ग्रंथ नहीं है जो हमें व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दे। ये शिक्षा किसी राष्ट्र अथवा समाज की प्रगति का मापदंड है। जो राष्ट्र शिक्षा को जितना अधिक प्रोत्साहन देता है, वह उतना ही अधिक विकसित होता है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति इस बात पर निर्भर करती है कि वह राष्ट्र अपने नागरिकों में किस प्रकार की मानसिक और बौद्धिक जागृति लाना चाहता है, और इसी बात को विस्तृत रूप से हम समझेंगे डॉक्टर नागपाल के साथ। और आप श्री को मैं आमंत्रित करती हूँ इस कविता के साथ कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है संस्कारों की, संस्कृति की रक्षा के लिए। शिक्षा जरूरी है कर्मों के, कर्तव्यों के निर्वहन के लिए। शिक्षा जरूरी है नियमों के, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। शिक्षा जरूरी है प्रकृति के, संसाधनों के उचित दोहन के लिए। शिक्षा जरूरी है इतिहास के एक नए विकास के लिए। और शिक्षा जरूरी है समाज को सामाजिक बनाने के लिए। शिक्षा जरूरी है व्यवहार को व्यवहारिक ज्ञान बनाने के लिए। शिक्षा जरूरी है अध्यात्म को और स्वयं के अस्तित्व को जानने के लिए। शिक्षा जरूरी है मानवता को एक मनुष्य बनाने के लिए। तो मैं इनवाइट करती हूँ हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह को। कितना खूबसूरत शुरुआत इस कार्यक्रम की होती है। हेमा फाउंडेशन के अपने आप में ये आत्ममुग्ध करने वाला होता है। यकीन मानिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ये शुरुआत विषय से नहीं भटका दे। खैर, मैं इतने विद्वान लोग आज इस वेबिनार में हैं, तो मैं उन सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज बापूजी और माँ हुकुम नहीं है, फिर भी मैं उनको प्रणाम करता हूं। भाई जी का आशीर्वाद सदैव चाहता हूं और आज के कार्यक्रम की आज्ञा लेता हूं आप सभी से। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लर्निंग। हम पहले मैं थोड़ा सा ये बात करूं कि मैंने
ये वाला टॉपिक क्यों रखा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लर्निंग? रीजन ये है कि एजुकेशन, जब से ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई है, एजुकेशन चल रही है, शिक्षा चल रही है, लेकिन क्या हमारी शिक्षा पद्धति हमें वहां ले जा रही है जहां हम जाना चाहते हैं? बदलाव अपरिवर्तनीय है, बदलाव होते हैं, क्या वो बदलाव सही रूप से हो रहे हैं? तो पूरे संसार में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम या फिर एक ऐसा सिस्टम खोजने की एक तलाश हो रही है कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम या फिर ऐसा प्रोसेस हो जो हमें एटलीस्ट उस सक्सेस के नजदीक तक तो ले जाए। तो मैंने इसमें जो कोशिश करी है वो ये करी है कि 4-5 रिसर्च को कंपाइल किया है। एक जो रिसर्च है वो हमारे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की है, जिन्होंने पूरे इंडिया में एक लार्ज स्केल पर रिसर्च करी थी स्कूल्स की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। एक रिसर्च है पीसा की, उसको मैंने लिया है, और एक यूनिसेफ की। ये 3 रिसर्च हैं जिन्होंने लगभग 8,900 स्कूल्स को रिसर्च किया और वहां पर एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने अपना एनालिसिस दिया। उसको मैंने थोड़ा कंपाइल करके ये रिसर्च बनाया है। सो आई कन्फेस कि आज का जो थोड़ा विषय है ये टेक्निकल ज्यादा है, लेकिन जब परिचय हो रहा था इस वेबिनार में तो यकीन मानिए मेरा वजन कम होता जा रहा था, क्योंकि विद्वानों के परिचय सुनकर मुझे लग गया था मेरा काम सही हो रहा है और सही रास्ते में हूं। खैर, मानव संस्कार को समर्पित हेमा फाउंडेशन, आज का जो मूल्य है वो स्वच्छता है। और पिछली वेबिनार में डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने बहुत अच्छे से साइकोलॉजी ऑफ क्लीनलीनेस बताई थी। मैं उसी को आगे थोड़ा सा लेकर चलता हूं कि बाह्य स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता, ये सब मिलाकर स्वच्छता बनेगी। आहार विचार भी बहुत आवश्यक है। तो मैं ये मानता हूं कि आज की वेबिनार में हम विचारों की स्वच्छता और आहार तो सब जानते ही हैं, उसको लेकर आगे चलते हैं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा ज्ञानवर्धन किया हमारी एकेडमिक एसोसिएट डायरेक्टर ने कि आज के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। मेरी इस वेबिनार से उसका कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। आज वैसे देवोठनी 11 और है, आज के दिन कहते हैं कि देव जाग जाते हैं, परंतु हम जिस देश में रहते हैं वहां तो सदैव देव उपस्थित रहते हैं। खैर, मैं शुरुआत करता हूं। अपन पीपीटी पे चलते हैं। विदुषी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लर्निंग में। लर्निंग की जो हमारी प्रीवियस वेबिनार्स हुई हैं, मेरा टॉपिक लगभग लर्निंग पर ही लिमिटेड है कि लर्निंग है क्या, लर्निंग के एक्सेलरेशंस क्या हैं, लर्निंग के रिटार्डेशंस क्या हैं, लर्निंग को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, कैसा एनवायरनमेंट इसको इफेक्ट करता है। लर्निंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अ परमानेंट चेंज इन समवन्स बिहेवियर। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को या फिर सोसाइटी के अंदर झांक कर देखते हैं और इस डेफिनेशन पे उसको परखते हैं, तो फिर लगता है कि हमें कुछ ना कुछ रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी। वी नीड टू रीस्ट्रक्चर समथिंग, वी नीड टू रीलुक इनटू इट। आगे चलते हैं। मैं जब डेफिनेशंस में जा रहा था तो एक फॉर्मल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन, यकीन मानिए कि हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टूडेंट है कौन। क्या स्टूडेंट वही है जो स्कूल के अंदर जाता है? क्या स्टूडेंट वही है जिसके पीछे बैग होता है, या फिर स्टूडेंट वही है जिसके पीछे इंस्ट्रक्शन होता है? वो इज टीचर। हमारे भारतीय परंपरा में तो स्टूडेंट को कहते हैं कि काग चेष्टा वको ध्यानम तथैव च स्वल्पाहारी अल्पनिद्रान गृहत्यागी। अब ये गुणों की अगर हम तलाश करेंगे तो लगता है कि स्टूडेंट तो है ही नहीं हमारे बीच में कोई। खैर, शिक्षक क्या है? ऋषि मुनियों से वहां से यहां तक देखे हैं, शिक्षक वही है जो समाज में परिवर्तन का कार्य कर सके। संदीपनी गुरु है, वशिष्ठ हैं, एक द्रोण है, ये शिक्षक थे। तो क्या हमारे आज के समय के शिक्षक
उस परिभाषा पर कहीं जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें वही करना है, परंतु वी आर एजुकेटर फॉर एम्स और वी आर एजुकेटर फ्रॉम क्वेम्स। तीसरा हम लेते हैं कि कैरिकुलम, ये हमारा कैरिकुलम क्या है। बहुत कंफ्यूजन है इस कैरिकुलम वर्ड को लेकर। यकीन मानिए, अक्सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैरिकुलम और सिलेबस में भी कंफ्यूजन है। जो हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है वो गाइडलाइन देता है ऑफ एबिलिटीज द स्टूडेंट्स कैन होन बेस्ड ऑन द कंटेंट्स, और सिलेबस डिस्क्राइब करता है टॉपिक्स। अब इन दोनों में बहुत फर्क है। देन हमारा आता है एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसी वर्ड ने किया है तो वो वर्ड है टेस्ट। अब टेस्ट हमेशा फेल या पास करता है और एग्जामिनेशन हमेशा इवैल्यूएट करता है और डायग्नोस्टिक्स पे वर्क करता है, हमें इंप्रूव क्या करना है। तो अगर हम टेस्ट लेने लग जाएंगे तो संभावित परिवर्तन समाज में नहीं दिखाई देंगे। और यही बात अगर स्टूडेंट्स के मायने से हम देखें, अगर वो सिर्फ एग्जामिनेशन पास होने के लिए एकेडमिक्स से इन्वॉल्व रहेंगे तो उनका लाइफ में चेंज नहीं आ पाएगा। वो तो तभी आएगा जब वो इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें और उसको डायग्नोस करें। फिर एक आजकल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सही मानिए, मैं कहीं भी अगर जाता हूं और अगर ये क्वेश्चन करता हूं कि आपके इंस्टीट्यूट में एकेडमिक्स कैसे कराते हैं, तो एवरीबडी वी कम्स विद कि हम प्ले वे मेथड से कराते हैं, हम एक्टिविटीज से कराते हैं और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है। फिर मेरा क्वेश्चन उनसे होता है कि ये करिकुलर एक्टिविटीज होती है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है या जनरल एक्टिविटीज होती है। तो जब ये क्वेश्चन करता हूं तब उनको लगता है कि ये क्या पूछ रहे हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस। करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड जनरल एक्टिविटीज, देयर इज अ बिग डिफरेंस। और ये पैरामीटर किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सक्सेसफुल बनाते हैं। ये पैरामीटर किसी एक स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा लाइफ देते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। आगे वाला स्लाइड पे चलते हैं। ये हो गया है। एक जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का, ये फॉर्मल स्टेक होल्डर्स थे। अब आता है इनफॉर्मल स्टेक होल्डर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कहीं ना कहीं हमें इसे ढूंढना पड़ रहा है। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन। आज जितने भी प्रिंसिपल्स और टीचर्स और एजुकेशन से जुड़े हुए लोग यहां पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस पक्ष को झांक कर देखें। क्या हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं? आई विल कम ऑन द स्टैटिस्टिकल पार्ट ऑफ इट, बट ये मैं सबको एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं। देन द फैमिली। अब उसके बाद में सोसाइटी। डू वी प्लान समथिंग फॉर द सोसाइटी? डज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्लान लाइक दैट? नेशन। मैंने एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट कैन रॉबिन्सन को सुना है और वो कहते हैं कि जब तक आप स्टूडेंट्स को लाइफ का कैनवास छोटा देंगे तब तक संभावित सफलता हमेशा सूक्ष्म रहेगी। और जब जब किसी स्टूडेंट को कैनवास ऑफ लाइफ सफलता भी ग्लोबल रहेगी, यूनिवर्सल रहेगी। जब वो अपने बच्चे से ये कहेंगे कि बेटा पढ़ ले, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर्स, यू नीड टू टेक केयर ऑफ फैमिली, तब सफलता सूक्ष्म रहेगी। और जब जब अभिभावक ये कहेंगे दैट डू समथिंग, यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वर्ल्ड एंड कम्युनिटी, तब सफलता अधिक। कैनवास ऑफ लाइफ शुड बी बिगर। फिर ह्यूमैनिटी। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इज आवर एजुकेशन इज रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी? और फिर ग्लोबल। आज देखा जाए तमिलनाडु और आंध्रा में
स्टॉर्म आ रहा है, देयर इज हैवी स्टॉर्म इज देयर, क्या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जिम्मेदार है उसके लिए? क्या उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है? द होल वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो जब तक उस ग्लोबल एस्पेक्ट पे हम इसको नहीं देखेंगे तब तक हमारी एजुकेशन का रीस्ट्रक्चरिंग सही नहीं होगा. अब मैं इसके स्टैटिस्टिकल पार्ट पे आ जाता हूं. आई वुड सीक योर लिटिल अटेंशन ओवर इट बिकॉज ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पार्ट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लगभग 9000 स्कूल्स की रिसर्च है इन पैरामीटर्स पर. कौन कौन सा स्कूल कौन कौन से पैरामीटर्स पर किस तरह से अपना अटेंशन पे करता है, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट क्या है, उनका कितने सक्सेसफुल स्कूल्स हैं वो. Successful schools as a school, successful schools as a society participated, successful schools as a contributor to the parents and children. That is a parameter of success. ये अगर यहाँ पर पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो अगर एक स्कूल में जाएं तो क्या देखें. आजकल जो हमारा सिलेक्शन ऑफ स्कूल होता है वो मेरे बुआ जी का बच्चा, मेरे मामा जी का बच्चा, मेरे फ्रेंड का बच्चा, ये सिलेक्शन होता है. Our selection is based on the emotions. ये एक statistical research है. Our selections shall be based on the rations. What are those rations? ये मैंने 5 categories में इन schools को divide किया है. अगर आप हमसे ये details research analysis चाहते हैं तो we will make it available. HEMA Foundation will make it available because infrastructure के भी बहुत सारे part होते हैं. For example, distance. For example, transportation, for example, internal boundary, for example, other resources. तो उसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं. ये contribution है. So infrastructure, then physical environment of the school. आप देखिए कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंगें आजकल स्कूल्स की होती हैं. इनफैक्ट अगर वहां ये ना लगा हो कि ये स्कूल का नाम है तो हमें इंप्रेशन कुछ अलग भी आ सकता है, इतना शाइनिंग होता है. देन टीचिंग एड्स. उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लासरूम डायनामिक्स क्या है. इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे शायद कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं. फिजिकल एनवायरनमेंट में अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूं कि फिजिकल एनवायरनमेंट मींस द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज विद इन द प्रेमाइसेस. वो फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है. टीचिंग एड्स आजकल थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है स्मार्ट क्लास के आसपास आकर. लेकिन टीचिंग एड अगर आप लर्निंग की बात करते हैं तो इट एंडोर्सेस एजुकेशन मोर ऑन द आउटसाइड द क्लासरूम्स. सो ऐसे आपके रिसोर्सेज that can promote education outside the classroom and experience based resources जो experience दे पाए. क्लासरूम डायनामिक्स में हमारा पूरा सिस्टम आ जाता है. वो क्या होता है? टीचर्स इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एनवायरमेंट ऑफ टीचर इन बिटवीन रिलेशनशिप इन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, whether it is class oriented class or it is teacher oriented classroom, whether the classroom dynamics have the freedom for questions and inquisitive or not. इस क्लासरूम पे बहुत रिसर्च हो रही है आजकल और सबसे बेस्ट क्लासरूम डायनामिक्स वो माना जाता है जिसमें एक क्लास को कंट्रोल करने वाला ग्रुप स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर नहीं. देन द क्वालिटी पैरामीटर्स. फिर वर्क कल्चर, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन. ये सारे के सारे मिलाकर एक % क्वालिटी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं. हमारे एजुकेशन सिस्टम में या फिर हमारा जो फेस वैल्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं देना चाहिए. इनफैक्ट हाईएस्ट अचीवर कैटेगरी डी है. जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो कैटेगरी डी है. अगर उसको हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर हैविंग द 90% परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलोड बाय वेरी गुड फिजिकल एनवायरनमेंट followed by a perfect combination of teaching aids. Classroom dynamics, the classes are more oriented by students. Quality parameters and standards are very high, very less search in notebooks
and the workbooks. Quality is searched in the children's life and the work culture, the freedom, a flow of synergy in between students, teachers, management, principal, parents, and society. Monitoring and supervision, and this all makes a system perfect. If you are, अगर आप किसी स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो ये वाले पैरामीटर्स पे ढूंढिए, आपको अच्छा स्कूल मिल जाएगा. आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किसी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर यू आर responsible for the education, these are the parameters where we have to work on. So this was one point of research जो highlight करता है कि हमें इन categories में contribute करेंगे तो हम education को restructure कर सकते हैं. इससे पहले कि हम next slide पर जाएं, विदुषी जी, can I have that poll once? That poll we have. एक बहुत सिंपल सा पोल है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को जरूरत किसकी है, एवोल्यूशन की या रेवोल्यूशन की? बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Dr. Nagpal, I'll just end polling and share the result with you. It's a very mixed review. 57% of our participants think that it is revolution, and otherwise 43% think that it is evolution. So मेरा स्कोप है आगे बोलने का. ये इस आंसर से मुझे लगता है कि आगे मुझे बोलना पड़ेगा. देखिए, मैं आपको बहुत बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट मेरे साथ बताता हूँ. 18th March I was traveling to Delhi. महेंद्र जी भाई जी और अनिता जी के साथ में NCRT में मीटिंग था. डॉक्टर चीनू अग्रवाल भी वहां पर थे. 19th March को मैं भीलवाड़ा आता हूं और 1:30 पे एकदम से लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाता है. देखिए, विद इन 24 आवर्स. और 20th March से द वर्ल्ड टर्न्स इनटू वर्चुअल. एक दिन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है पूरा का पूरा सोसाइटी. अब देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना रैपिड है. हमारे जो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि द मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ समवेयर अराउंड 25 लाख ईयर्स बैक. उसको जंग मतलब ही लिव्ड अराउंड 25 लाख ईयर्स. आज से 60,000 ईयर्स बैक ऐसा कहते हैं कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया. सोचने समझने की शक्ति मनुष्य के अंदर आई, वो कॉग्निजेंस डेवलप हुआ. फिर आज से लगभग 14-15,000 ईयर्स बैक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया. फिर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ. आज से 600 बैक समवेयर अराउंड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत हुई. आईटी आज से 30-40 ईयर्स बैक आई. तो आप देखिए कि जो एवोल्यूशन प्रोसेस है वो छोटा होता जा रहा है. कहाँ 20 लाख ईयर्स लग रहे हैं, देन 40,000 ईयर्स, देन 10,000 ईयर्स, देन 600 ईयर्स. और अभी जो कोरोना भाई साहब ने हमें सिखाया है वो ये सिखाया है कि विद इन ए डे रेवोल्यूशनाइज हो गए. सो माई कॉन्टेक्ट ऑफ स्पीकिंग हियर इज, हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स को अब एवोल्यूशन की जरूरत नहीं है सर, अब रेवोल्यूशन की जरूरत है. जिस तरह से वर्ल्ड ऑल्टर हो रहा है, द वे द थिंग्स आर अनफोल्डिंग, हमें एवोल्यूशन नहीं, हमें रेवोल्यूशन की जरूरत है. अब मैं एक आगे की रिसर्च पे और लेकर चलता हूं आपको. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एजुकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हम एज ए नेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये इसमें मैंने CBSE, ICSE, IB और स्टेट बोर्ड्स के सारे स्कूलों को मैंने उसमें से रिसर्च में लिया है और किस तरह से कौन कौन सी चीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंप्लीमेंट करी जा रही है, किसका कितना इंपॉर्टेंस है. उसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड करते हैं विच इज गुड इंस्टीट्यूशन, विच इज वेरी. और गुड इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब यहाँ पर है कि एडमिशंस आर नॉट इजीली अवेलेबल ऑन दोज स्टूडेंट्स, alumni group is very big, and the institutes have a big name. ये मेरा good institution का definition है यहाँ पर. They have to advertise very less on the admissions. Anyway,
So again मैंने I have taken the 5 categories in it. उसको restructure educational institutes कैसे करते हैं? मैंने देखा कि लगभग सारे स्कूल्स के अंदर जो स्कूल रूटीन एक्टिविटीज है वो सेम है. You go to any school, you will be having assembly, you will be having everyday schedule awarded to them. So that is, yes, it is very important part. Second part हमने लिया safety and vigilance activities पर स्कूल कितना attention पे करता है. आप देखेंगे इसके अंदर जो सबसे बेस्ट है वो ई कैटेगरी है. तो मैं बाद में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, तो ई कैटेगरी पे हम चलते चलेंगे. ये वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सेफ्टी एंड विजिलेंस एक्टिविटीज पर बहुत सारा वर्क करते हैं. नाउ अब इसको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए एक स्कूल का जब मैं पढ़ रहा था तो आई सॉ सर्टेन फोटोग्राफ्स. वो ये कार्डियक अरेस्ट जब आता है तो आर्टिफिशियल रेसुसिटेशन बच्चों को सिखाया जाता है. और ऐसा कहते हैं कि अगर आफ्टर द कार्डियक अरेस्ट अगर ये रेसुसिटेशन प्रोसेस कर लिया जाए तो समवेयर अराउंड 40 to 15% पेशेंट 40 to 50% ऑफ कार्डियक पेशेंट कैन बी रिवाइव्ड. लेकिन ये हमें आता ही नहीं. हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि माइनर इंजरीज हो जाएं या फिर लाइट चली जाए, बच्चों को फ्यूज नहीं आता है. ये जो एक्टिविटीज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्कूल के the principal of school was lying as a patient and the little children were trying to revive him. That literally attracted my eyes. That was the level of the involvement of educational institute. क्या हम बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं? सेकेंड पार्ट है गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग. थर्ड पार्ट आप देखिएगा कि मैं आई एम नॉट प्रो गवर्नमेंट और फॉर द गवर्नमेंट और अगेंस्ट गवर्नमेंट, बट नॉर्मली ये देखा जाता है कि पब्लिक स्कूल्स के अंदर गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करे जाते हैं. द बेस्ट स्कूल्स डू हैव द गवर्नेंस, डू हैव द प्रोटोकॉल ऑफ मॉनिटरिंग, बट दे शेयर दिस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड, क्या स्कूल के अंदर हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं? आज का हमारा कार्यक्रम है क्लीनलीनेस, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हम इसको इग्नोर कर देते हैं. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, कहते हैं कि दे हैव सेव्ड अराउंड 3 मिलियन लाइव्स. 30 लाख जीवन उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान से बचा लिए. वो ये कहते हैं, और सही भी हो सकता है. We are a country which was defecating in opens. Now we are a country which is 100% within the premises. हालांकि ये अलग बात है कि हमने हमारे स्वच्छता के मायने अलग हो गए, हमारी शिक्षा की दिशा अलग हो गई है, परंतु उसके बावजूद we are improving. तो हेल्थ एंड हाइजीन पर हम कितना अटेंशन पे करते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है CCA. अब इसमें मैं आपको बताता हूं curriculum based activities, co-curricular activities. आप यकीन मानिए अराउंड 30 to 40% स्कूल्स में co-curricular activities और जनरल एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट नहीं किया गया था. Co-curricular activities are those activities which are based on curriculum, which are based on academics, which are based on syllabus. How? अगर मैं कुछ एग्जांपल्स कोट करता हूं यहां पर, तो देखिए इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन जब आते हैं तो इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेन होता है. हम 9th 10th 11th 12th हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं डेमोक्रेसी, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. एक स्कूल ने बहुत सुंदर तरीके से, तो बहुत खूबसूरत तरीके से एक प्ले प्रिपेयर कर रखा था ऑन द इलेक्शन प्रोसेस. अब वो स्टूडेंट क्या करते थे, दे यूज्ड टू गो एंड डिस्प्ले द नुक्कड़ नाटक्स इन न्यूक्स एंड कॉर्नर्स, और वहां वो सॉन्ग को प्रेजेंट करते थे. तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस उनको समझ में आ गई, डेमोक्रेसी समझ में आ गई. एक वर्ड आपने सुना होगा, यूनाइटेड डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशंस. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिबेट कराती है, बच्चों को लेकर जाती है. व्हाट इज दैट? They are an institution that
gives an exposure to the children about democracy, about parliament. तो अगर हम एक्टिविटीज करिकुलम पे बनाते हैं, वो होती है को-करिकुलर एक्टिविटीज, एकेडमिक्स की एक्टिविटी। अब मुझे ये कभी समझ में नहीं आता कि किसी भी एक सुपर हिट फिल्म का गाना स्कूल में बजे, उससे कौन सा क्यों करिकुलर एक्टिविटीज हो जाता है, मुझे कभी नहीं समझ में आता, समझने की चीज भी नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मेहनत करनी पड़ेगी। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिनमें ये को करिकुलर एक्टिविटीज में वर्क कर रहे थे, उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट्स थे जो एक्टिविटीज को कन्वर्ट करते थे और जो डेवलप करते थे। दूसरा है ECA, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब इस पे अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल से करता हूं मैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आजकल तो कोरोना भाई साहब ने तो मुझे भी बंद कर रखा है और स्कूल्स को भी बंद कर रखा है। एक एक्टिविटी होती है एजुकेशनल टूर्स। अब जब इसको रिसर्च किया गया, आप देखिए कि एजुकेशनल टूर्स में बच्चे जाते हैं किसी शहर में, एक अच्छा सा होटल देख के आते हैं, अच्छा सा खाना देख के आते हैं और अच्छी सी मस्ती वाली पिकनिक करके आते हैं। क्या ये एजुकेशनल टूर का पर्पस होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुड ऑल्सो डिफाइन द इंट्रिंसिक कैरेक्टर ऑफ एजुकेशन। हमारा टूर्स होते हैं, हमारे ट्रिप्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, हमारा सोशल इवेंट्स होते हैं, हमारे सर्वेज होते हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं। एनुअल फंक्शंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एनुअल फंक्शन या कल्चरल इवेंट में करते हैं। आप देखिए कि फ्यूजन के नाम पर पता नहीं क्या करते हैं वो। फ्यूजन एक बहुत पायस आर्ट है। फ्यूजन इज एन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्ट। इट प्रोवाइड्स a medium of amalgamation in between two civilizations। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि one is good, one is bad। मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। Yeah, Dr. Nagpal. हाँ। I think maybe network. हाँ, now you've come back. I'm back। नहीं, मेरे पास मैसेज आया, co-host has stopped your video। Am I that bad, by the way? No, maybe sometime. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much। I was also, living। नेक्स्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आता है स्कूल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मेरा जो जीवन है एजुकेशन से रिलेटेड, उम्र 46 साल और लर्निंग में हो गए 40 साल। 6 साल से पढ़ रहा हूं या फिर बाद में पढ़ा रहा हूं या रिसर्च में हूं। फिर वर्ड आ गया लर्निंग। स्कूल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? समवेयर अराउंड 70 पेज का डिटेल है इसके बारे में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। उसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे एलिब्रेट करूं, अगर हमें एजुकेशन हमारे बच्चों के लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो फिर वो लर्निंग नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है लर्निंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। हम कैसे करेंगे कि स्टूडेंट्स आर लर्निंग इट वेल, वो सारा का सारा लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट वो अपन उस स्लाइड को दिखा सकते हैं जो चल, we can see that slide, Vidushi ji, so it will help everybody to keep in touch with that. Next, which is very very important, कि hobby development activities में कोई educational institutes कितना work कर रहे हैं, क्या students को hobby development पे वो लोग काम करते हैं। ये बहुत important parameter है जो हमारे educational institution से missing है। एक बार वो स्लाइड दिखाएंगे विदुषी जी? विदुषी जी तक मेरा आवाज नहीं जा रहा है। चलिए फिर भी मैं बताता हूं इसमें जो बेस्ट कैटेगरी है वो है कैटेगरी ई। अब इसको आप देख लीजिए। दिस वाज देयर पैरामीटर्स। स्कूल रूटीन एक्टिविटीज दे फोकस्ड, सेफ्टी एंड विजिलेंस एक्टिविटीज में उनका अटेंशन, गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग में उनका परसेंटेजेस, हेल्थ एंड हाइजीन में उनका अटेंशन, को-करिकुलर एक्टिविटीज में उनका कंट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनका कंट्रीब्यूशन, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड हॉबी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम हॉबी क्लब्स बनवाते हैं, एनवायरमेंटल क्लब्स होते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्लब होते हैं, बहुत सीरियसली उनको इंप्लीमेंट किया। एंड दिस इज हाउ
they reached to 83.33%. That is a highest successful rate. तो अब अगर हम हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस तरह से रिस्ट्रक्चर करते हैं, और ये कंप्लीट प्रोफेशनल चीज है, इसमें वी कैन प्लान इट आउट और हम इसको इजीली कर सकते हैं. सो माय कंटेंशन हियर इज, हमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस तरह से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. जब हम उनको रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे तो हम एजुकेशन के राइट मीनिंग की ओर प्रोसीड कर पाएंगे. होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हम वर्ल्ड का बात करते हैं, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं आएगा. सारे के सारे ऑल द कंटेंट्स प्ले देयर रोल इनटू इट. हमें सोशल एस्पेक्ट भी लेना पड़ेगा, पेरेंटल एस्पेक्ट भी लेना पड़ेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेना पड़ेगा, हमारे स्कूल का रूटीन भी लेना पड़ेगा, गवर्नेंस मॉनिटरिंग भी लेना पड़ेगा, लर्निंग प्रोसेस भी लेना पड़ेगा, हमारा हॉबी डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी लेना पड़ेगा. हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टूडेंट क्या है, टीचर क्या है, स्कूल क्या है, प्रेमिसेस क्या है. तब जाकर हम एक अच्छे शिक्षा की अपेक्षा कर सकते हैं. तब जाकर हम ये मान सकते हैं कि हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं. पेरेंट्स अगर हैं तो वो भी इस बात को देखें कि एक स्कूल में जाकर उन्हें देखना क्या है. उन्हें देखना है कि रूटीन एक्टिविटीज क्या है, सेफ्टी विजिलेंस क्या है, गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग कैसा है, हेल्थ हाइजीन कैसा है, co-curricular activities क्या है, ECA क्या है. They have to see it. So it will give them a better picture of an educational institute. And हमारा percent of attention भी यही होना चाहिए. जब इस तरह से होगा तो I am 100% sure कि हम एक restructuring की तरफ चलेंगे. We will come out with a good educational solutions. और वो आज के टाइम में हमें बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत जरूरी है. तो एजुकेशन रिस्ट्रक्चरिंग से मेरा यही मतलब था. एजुकेशन रिस्ट्रक्चरिंग से मैं यही चाहता था कि किस तरह से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री एंड थ्रू ऑल द बोर्ड्स, अक्रॉस ऑल द बोर्ड्स, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा रिसर्च था. उस रिसर्च को मैंने आई हैव ट्राइड टू कंपाइल इट विद इन 40 मिनट्स. So this was all about it. अब एक छोटा सा वीडियो है that I would like to show to you कि हम किस तरह का स्टूडेंट चाह रहे हैं, हम किस तरह का ब्रेन चाह रहे हैं, हम किस तरह का एक एकेडमिक रिसर्च चाह रहे हैं. Can we play that video, Vidushi ji? How do we learn, innovate, tell a story? They're all connected. The divergent learner. Strong feelings orientation, often introverted, has broad cultural interests, loves art, history, and psychology. This learning style is ideal for the observation phase of the innovation process. They can link with people and with great care and understanding, see what their needs are and understand the context of how they use an item or a service. Ethnography and other observation techniques will be used to establish the surroundings, language, character, culture, and history to provide a basis of meaning for all the observed activities of the user. These observations may be captured in the AEIOU format: activities, environments, interactions, objects, and users. Enter the assimilating learner. They can absorb and process more data than any other learning style. They like to take the data, process it, find patterns, and put it in a usable format that makes sense. This is the person that doodles graphs and charts during business meetings. They are often introverted, intuitive, and love mathematics and the physical sciences. Their biggest contribution to the team is organizing the data from the observation phase, which constitutes the frameworks portion of the innovation process. The converging learning style is best at finding good uses for ideas and theories.
Like a compass, they help the team discern which path they should take given all the available options. They are often extroverted thinkers and find their ways into engineering, medicine, and technology fields. They best fit in the imperative stage of innovation. This is where a direction must be set for the project and clear objectives established for the team to follow. Objectives like a laser quality printer that prints on plain paper for under $1,000. The imperative stage requires a different kind of leadership than the previous two stages. It can be full of conflict, as many people want to continue gathering and analyzing data, or they may not agree on the exact objectives selected. They may want to have a color printer for $1,500, or perhaps the printer should also be a copier. The converging leader must steer the team through these conflicts and provide a clear value proposition for the organization. The accommodating learning style is the fourth and final learning style. They are hands-on, act from the gut kind of people. They score high typically on extroverted and sensing scales in the Myers-Briggs. They are just the people you want leading the solutions phase of the innovation process. Here, they can lead the team to brainstorm, generate concepts, and test those concepts until a final solution for the problem is resolved. It's important to note that the innovation team should include all four learning styles that travel through each of the four phases of the innovation process. Even though some team members will have stronger tendencies in some areas than others, each person can develop in each area of these learning styles. So that's it. Assimilating, diverging, conversing, and accommodating. I think हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हम हमारे सराउंडिंग्स को ऐसा रीस्ट्रक्चर करें that we reach to the optimum level of our expectations. I'm very much sure all the luminaries present here must have been already doing great in their fields, but still, this is what I felt that I should share with you. I have traveled across many institutions where I found they were successfully doing it. आप सब लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद। आप सब लोग कोरोना से अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआएं देकर जाइएगा। नमस्कार, अभिवादन आप सभी का। थैंक यू सो मच डॉक्टर नागपाल। आगे बढ़ते हैं। हेम वर्चुअस अ लर्निंग रेवोल्यूशन में जिन बच्चों ने पूर्ण मनोयोग एवं रुचि के साथ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और अपने फुल पार्टिसिपेशन के साथ कंप्लीट किया, ऐसे ही सिलेक्टेड 5 बच्चों को हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इन बच्चों के नाम इस प्रकार हैं: श्रीपादा सिद्धार्थ कौशिक राव, स्टैंडर्ड 6, लिटिल स्कॉलर्स हाई स्कूल, सिकंदराबाद। विधि सिंह, स्टैंडर्ड 8, सेंट होम पब्लिक स्कूल, मीरा रोड, मुंबई। श्रुति नीलेश निगम, सेकेंड ईयर बी फार्मा, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी। हेमान्या दरगढ़, 9th स्टैंडर्ड, आरबीके स्कूल, मीरा भाईंदर, मुंबई। मानसी सोनार, 9th स्टैंडर्ड, SIES हाई स्कूल, घाटकोपर, मुंबई। अब मैं इनवाइट करती हूँ मानसी सोनार को। हेम वर्चुअस में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लगा? मानसी सोनार। मानसी अनम्यूट योरसेल्फ। सभी को नमस्ते। मैं मानसी सोनार, SIS अपना मोबाइल जरा हॉरिजॉन्टल रखो प्लीज। मानसी मोबाइल हॉरिजॉन्टल रखो। यस, या गुड, प्लीज बी कंटिन्यू। सभी को नमस्ते। मैं मानसी सोनार, SIS स्कूल की छात्रा। हेमा फाउंडेशन ने जो हेम वर्चुअस बनाया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि उसमें जो मूवीज है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं हर रविवार बिना बोले वो वीडियोस देखती हूँ। मैं MCQ और प्रैक्टिकल्स भी सॉल्व करती हूँ।
वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे हम गद्यांश में से प्रश्न के उत्तर ढूंढते हैं, वैसे ही इसमें मूवीज देखकर प्रश्न के उत्तर खोजने होते हैं। मेरी लैंग्वेज स्टडी इससे बहुत ही सुधर गई है। प्रैक्टिकल्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। प्रैक्टिकल्स में बहुत कुछ करने भी मिलता है, जैसे वीडियो मेकिंग, ड्राइंग इत्यादि। डरना मना है, डर के आगे जीत है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, ये किताबों से बहुत। हेमा फाउंडेशन के हेम वर्चूज जब से मैंने ज्वाइन किया है, मुझे बहुत कुछ नया सीखने और बहुत कुछ नया करने मिला है। मैं हेमा फाउंडेशन से कहना चाहूंगी, जब ये कोरोना काल खत्म हो जाए तब आप हमारे स्कूल में आकर मेरे साथ सभी बच्चों को प्रोत्साहन दें कि ये हेमा वर्चूज यूज कैसे करें। और बस, और मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि ये कोरोना टाइम में हेमा वर्चूज का लाभ उठाएं। इससे आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे और बहुत कुछ नया कर पाएंगे। थैंक यू हेमा फाउंडेशन, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मानसी। और अब मैं इनवाइट करती हूँ श्रीपादा सिद्धार्थ कौशिक राव को। श्रीपादा सिद्धार्थ कौशिक राव, Good evening, ma'am. please share your experience with us, Shripada. Yeah, ma'am. Hema Foundation and Hem Virtue e-portal. It was beautiful, ma'am. While doing that was amazing, and all nice courses like jumble words, word grids, and can puzzles. All Indians in this small time, you finished a milestone of 2 lakhs. I appreciate you, everybody in India student, to use this great opportunity, and thank you. थैंक यू सो मच श्रीपादा। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर विजयम रवि मैम को कि हेम वर्चूज में पार्टिसिपेट करने वाले इन सभी बच्चों को आप गाइड करें और मोटिवेट करें। Namaste to all of you. Congratulations, my very, very beloved students. Mansi and Siddharth, you spoke really well. And we could really see what was shining in your mind, and the spark in your eyes really told us how you did it, what you meant. And on behalf of Hema Foundation, I'm so very pleased that you liked it. The point is that, you have taken time. You've shown interest, you have worked with it, and maybe your friends have helped you or your parents have helped you, brothers and sisters might have helped you. Whatever it is, the intent that you had, the liking that you had, the interest you had in Hem Virtues program, that is what is the elixir for Hema Foundation, the motivating force for all of us in Hema Foundation. We are extremely glad, and Mansi was mentioning that you are watching the movies. Those movies, the 48 movies which you would be seeing in due course of time, they are brilliantly done for the benefit of all the students. And we would request you on behalf of Hema Foundation, Mansi, Siddharth, and all the other students who have won the prizes, please do spread it among your friends. Please do make them also participate in these activities. That would motivate adults like us to do more for you. Hema Foundation is all the time to help you there. Thank you so much. Congratulations once again. Thank you so much, Vijay ma'am. आगे बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर सुशील चंद्र गुप्ता जी को। आप प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के संस्थापक निदेशक हैं। आप एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा के प्रेसिडेंट हैं। इस संस्थान के साथ आगरा की 45 स्कूलें जुड़ी हुई हैं। आप नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रीय एवं राज्य संयोजक हैं। यह संस्थान 20 स्टेट एसोसिएशन से 55,400 विद्यालयों के 93,50,000 विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करती है।
आप नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस एजुकेशन केयर फंड के राष्ट्रीय संयोजक हैं। प्रकृति के प्रति आपकी विशेष आत्मीयता है और आप हरियाली को बहुत पसंद करते हैं। आगरा को एक साफ और हरा भरा शहर बनाना चाहते हैं। वे अपने स्कूल में सभी को कहते हैं, गुड मॉर्निंग के बदले ग्रीन मॉर्निंग से अभिवादन करो। इनफैक्ट जैसे ही आज सुशील सर आए तो उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग की जगह ग्रीन मॉर्निंग करो। और वे स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित होते अपने अतिथियों को एक पौधा प्रदान करते हैं और आपके स्कूल को सर्वाधिक हरियाली और सबसे सुंदर उद्यान बनाए रखने के लिए पुरस्कृत किया गया है। आप हमेशा समाज सेवा के लिए उत्सुक और समर्पित रहते हैं। आपकी स्कूल छात्रों को केवल किताबी ज्ञान न देकर छात्र केंद्रित शिक्षण पर जोर देती है, जहां दिलचस्प गतिविधियों की मदद से शिक्षा दी जाती है। ये व्यक्तिगत और समूह गतिविधियां सबसे बोरिंग विषय को भी दिलचस्प और जीवंत बना देते हैं। आपको न्यूज 18 चैनल द्वारा 2019 में अ लेजेंड से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक ने आपको एक असाधारण अग्रणी व्यवसायी के रूप में सम्मानित किया। आपकी गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सुशील सर और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुशील सर। धन्यवाद अनीता, सुशील, महेश्वरी जी। जैसा कि आपने बताया, हाँ, मैं इस बात में काफी कोशिश में हूँ कि हम लोग हरित क्रांति को आगे लाएं और छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मुझे लगता है अनीता जी, जो सुशील, महेश्वरी जो आपने बोला, शायद भाई साहब का ही नाम होगा और मैं चाहूंगा कि उनको मेरी तरफ से सांध्य ग्रीन ईटिंग जरूर कहें। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि चीनू जी ने मुझे बहुत लेट हेमा फाउंडेशन से मुलाकात कराई मेरी। मुझे लगता है कभी कभी वो थोड़ी सी चूजी हो जाती हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि हेमा फाउंडेशन से हमें बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था। और डॉक्टर नागपाल जी ने जिस तरह से आज एक अपनी वेबिनार कहें या एक वार्ता प्रस्तुत करें, बहुत ही, मैं उसे कहूँगा एक रसगुल्ले के रूप में उन्होंने उसको हमारे सामने रखा और इतना फ्लोलेस था कि बहुत ही अच्छी बात और अच्छे तरीके से और बहुत सूक्ष्म तरीके से। प्रैक्टिकली नीसा से जुड़े होने के नाते, एसोसिएशन 45 स्कूलों के जुड़े नाते, कुछ और भी सोशल वो हैं, ऑलमोस्ट डेली वेबिनार कहीं ना कहीं होती है। आज पहली बार ऐसी वेबिनार अनीता जी और हेतल जी देखने को मिली है जिसमें सब काम टाइम से हो रहे हैं। 6:04 पर डॉक्टर नागपाल को अपनी स्पीच तो नहीं कहूँगा, अपना एक वर्कशॉप खत्म करना था, उन्होंने 2 मिनट पहले किया। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो वास्तव में हम लोगों को सीखनी चाहिए और स्पेशली व्हेन वी आर इन एजुकेशन लाइन, हमको टाइम और समय का बहुत ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर नागपाल ने एक बहुत सारी बातें कही जो बहुत बड़ी अच्छी मुझे बात लगी, वो लगी बिगर कैनवास। ये एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है। हमको एक नॉर्मल वे से हटना चाहिए, अपने बच्चों को एक बिगर कैनवास के बारे में बताना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि जैसा उन्होंने कहा, सोसाइटी और फिर देश और फिर विश्व में आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में सोचें। तो मैं कहूँगा कि मैं अगर हेमा फाउंडेशन के बारे में कहूँ तो मैं नहीं समझता, बड़ी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा हितल जी और अनीता जी, हम लोग इसको आगरे में कैसे और स्कूलों में हम लोग इसको ले जाएं और किस तरह से हम लोग इसको करें, इस पे डेफिनेटली मैं अलग से बात करना चाहूँगा। और डॉक्टर चीनू जो हैं वो उनके बारे में, क्योंकि
उनके बच्चे भी मेरे यहाँ पढ़े हैं और काफ़ी हमारी फैमिली मेंबर हैं, और मैं कह सकता हूँ कि उनके जीवन में मेरा एक अपना एक योगदान भी है। तो उसके साथ हम लोग मिलके ज़रूर हेमा फाउंडेशन को आगरे में चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में रहे। और जैसा कि मूवीज़ को मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही अलग बात होगी, और काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे डॉक्टर विजयम ने इम्प्रेस किया। उनकी बातों ने, जिस तरह से उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, और कुछ उनका लगता है मुझे व्यक्तित्व देखने से कुछ ऐसा लगता है कि शी इज लिटिल एक्सक्लूसिव। तो बहुत बहुत शानदार ग्रीन इवनिंग आपको। और इसके साथ मैं हेमा वर्चूज के बारे में बच्चों ने भी कहा, डॉक्टर नागपाल ने भी कहा, और इसको थोड़ा सा मैं और चाहूँगा कि हम लोग इसको डिटेल्ड वर्कआउट करके और किस तरह से फिजिकल वर्कशॉप्स और वर्चुअल वर्कशॉप्स जो हैं वो करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोगों को पहुँचाएं। और इसमें मेरा जो भी सहयोग आप लोग चाहेंगे मैं कोशिश करूँगा उसको हर तरह से देने की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और डॉक्टर नागपाल ने तो ऑलरेडी कह दिया है, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है किसी के लिए, फैक्ट तो ये है। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई सब लोग कोरोना से बचें और मुझे शुभकामनाएं और आशीर्वाद दें। तो मैं भी यही कहूँगा कि कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी रिसेंटली मेरे पास न्यूज़ आई है कि शायद सैटरडे संडे यूपी में भी जो है वो लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। तो चीज़ें किस लेवल पर हैं मैं सब लोग समझते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि हम लोग थोड़ा सा सेल्फिश हो जाए, और अगर हम अपने को स्वस्थ और कोरोना से बचाएंगे तो मैं समझता हूँ फिर हमारी फैमिली भी जो है वो बचेगी, और बहुत ज़रूरी है इस समय हमें बचना। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हेमा फाउंडेशन और आगे बढ़ेगी, और अच्छी तरह से जिस तरह से हेमा वर्चूज को आप लोग आगे ला रहे हैं वो लाएंगे। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मुख्य अतिथि तो मैं नहीं होना, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए हूँ, बट एनीवे मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Sushil sir. We are feeling honored and blessed that you are here, sir. और आपने जिस तरीके से हमें मोटिवेट किया, once again thank you so much. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती अपर्णा जी। आप भवन श्री रामकृष्ण विद्यालय की प्रिंसिपल हैं और आप इस पद पर पिछले 11 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है और आपका 13 वर्षों का प्रशासकीय अनुभव भी है। आप कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन पैटर्न की 5 वर्षों के लिए शहर की समन्वयक हैं। आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की 2017 और 2018 की शहर समन्वयक हैं। आप सीबीएसई के कैपेसिटी बिल्डिंग के शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम की संसाधन व्यक्ति रही हैं। आप 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए मुख्य नोडल पर्यवेक्षक रही हैं और आप सीबीएसई एफिलिएशन कमेटी की सदस्य हैं। आप सीबीएसई की क्षेत्रीय लैंग्वेज कमेटी तेलुगु की संयोजक है। वेलकम, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं ज्योति मैम और आपको मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड ज्योति जी, ज्योति अपर्णा मैम। Thank you, ma'am, for the introduction. And firstly, I would like to thank HEMA Foundation for giving me this opportunity to interact with many people, eminent people from different professions on the board. So once again, namaste. You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. India is home to over 1 billion people, accommodating incredible cultural diversity between languages, geographic regions, religious traditions,
and social stratifications. The global image of India is that of an upcoming and progressive nation. The Indian culture varies like its vast geography. Vasudhaiva Kutumbakam, world is one family. This culture teaches us to respect all religions and show tolerance towards them. It also stresses on respect to the family, as family is an extremely important component of Indian culture. We have a sound and deep-rooted culture wherein the family system with a modern outlook balances the whole front. Next to the home and the family is our Gurukula system, which is now the modern schooling. As school is the second home, the responsibility of inculcating the great values taught by our forefathers lies with the schools and teachers. Hence, it is very important to have schools teaching our rich culture and providing a value-based education which is imbibed into the future citizens through various classroom subjects. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atiti Devo Bhava. Respect is an extremely valued component of the everyday life of people in India. Children are taught from a very young age to always respect their elders. Even as adults, the elderly are still at the top of the totem pole. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. We belong to the land that respects great gurus like Swami Vivekananda, who have taught us tolerance and sattvic behavior through sattvic food and vyayama, which takes the form of yoga. Motivation and yoga are synonymous with India and Indian spirituality. Following the success of Swami Vivekananda in late 19th and early 20th century, with his adaptation of yoga tradition, it has developed into a posture-based physical fitness, stress reliever, and relaxation technique. Yoga, however, is more than physical exercise. It has a meditative and spiritual core which helps in overcoming stress. Stress is a symbol of negativity. It is a factor of darkness and the cause of downfall of society. Stress can be overcome only by positivity. In these days of pandemic, the role of yoga and meditation is felt and followed by one and all. Indians seek harmony throughout life. They are concerned with the cosmic energy, which is the result of yoga and meditation. Sharira Madhyam, Kalu Dharma Sadhanam. The important area that proved to be very important these days is our diet. A sattvic diet is a part of the Indian culture. In the present scenario, this Indian diet is recommended to improve immunity to fight COVID-19. A well-balanced and nutritious diet is the need of the hour. Our heritage gave us a rich and nutritious list of food items that are called sattvic diet, which help us to resist all kinds of viruses. Arogya Balam and Atma Balam are helping the Indians to fight the virus like the one which we are fighting right now. Hence, the beauty of the Indian people lies in their spirit of tolerance, give and take, and composition of cultures that can be compared to a garden of flowers of various hues and shades. They maintain their own entity, lend harmony and beauty to the garden full of blossoms like peace, love, joy, tolerance, oneness, etc. that can be put together as a bouquet that gives fragrance to the world at large. Thus, we should grow from inside out as gurus of this great nation that has given a great responsibility of changing the youth into future citizens with great values. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Stay safe. Namaskar. थैंक यू सो मच ज्योति मैम। अब चलते हैं हम समापन की ओर।
और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे आज के वेबिनार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक आभार प्रकट करें। नमस्कार। मानव मूल्यों को समर्पित इस वेबिनार कार्यक्रम में आप सबके सहयोग और समर्थन के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद संप्रेषित करता हूं। आज के हमारे एकेडमिक डायरेक्टर प्रमुख वक्ता डॉक्टर नागपाल सिंह जी ने जिसका उल्लेख हमारे मुख्य अतिथि जी ने किया, द कैनवास ऑफ द लाइफ शुड बी बिगर, ये वास्तव में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है और इसको हम अपनाएं जिससे कि हमारे बच्चे एक बड़ी दुनिया देखें। मैं उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस संबोधन से। आज के हमारे प्रमुख अतिथि जी ने आगरा में भी हेमा फाउंडेशन के अन्य विद्यालयों में विस्तृत करने हेतु आपने हमें प्रेरित किया और हम विशेष रूप से सहयोग देकर आगरा में विशेष रूप से अनेक विद्यालयों में हेमा फाउंडेशन का कार्य हो और आपका सहयोग मिले, और इसके आपके आश्वासन के लिए भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। श्रीमती ज्योति अपर्णा जी ने आज के उद्बोधन और उनके मार्गदर्शन के लिए मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के हमारे 5 बच्चे जो विशेष रूप से प्रैक्टिकल में बहुत ही अच्छे लाभान्वित हुए हैं, उन सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी को इस वेबिनार से जुड़ने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए हेम बच्चों के इस कार्यक्रम के साथ मानव मूल्य की इस यात्रा को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं, इसी के आश्वासन के साथ धन्यवाद करता हूं। पुनः धन्यवाद। पुनश्च आप सभी का हार्दिक आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम। 9 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा की 6वीं कड़ी के तृतीय पुष्प का विषय है थ्रू क्लीनिनेस टू एलिगेंस, जिसे आप सभी के समक्ष लेकर आएंगी डॉक्टर विजयम रवि मैम अगले बुधवार 2 दिसंबर समय ठीक 5 बजे से। और अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का अपेक्षित सहयोग हमें इसी प्रकार निरंतर मिलता रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।